हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और नवंबर मंथ के विजन आईएएस के पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन की वीडियो चैनल पे अपलोड हो गई है। इन केस यू आर स्ट्रगलिंग विद द विजन आईएएस मैगजीन्स, यू कैन कंसिडर गिविंग ऑल दीज वीडियोज अ वॉच। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती हैं, यू कैन स्टिक टू दीज वीडियोज। ऑलराइट, तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, जैन प्रोटेस्ट, व्हाट आर द इश्यूज लिंक्ड टू झारखंड गुजरात श्राइन्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब देखिए, इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस तीनों ही स्टेजेस के लिए है यूपीएससी की। पहली स्टेज जो हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कंसिडर करेंगे कि कैसे आपके लिए आर्टिकल रेलेवेंट है। पहले अगर हम इंटरव्यू की बात करें, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू दिस टाइम, तो आपके लिए जो बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन, ऑल्दो ये पूछा जा सकता है कि झारखंड और गुजरात में जैन प्रोटेस्ट किस इशू पे चल रही हैं, आपसे सिनेरियो पूछा जा सकता है जो आप बहुत इजीली आंसर कर देंगे। बट इन केस अगर आप जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और अगर आप नहीं भी करते क्योंकि आप बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में भी, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की प्रोटेस्ट में और गुजरात की प्रोटेस्ट में कौन से जैन तीर्थांकरा से लिंक्ड हैं ये दोनों प्रोटेस्ट। तो अगर हम वैसे तो पूरा ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बट स्टिल एट द आउटसेट ओनली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि झारखंड के केस में पारसनाथ हिल के बारे में, तो जो आप जानते हैं कि 23rd तीर्थांकरा थे, जैन तीर्थांकरा, जिनका नाम पार्श्वनाथ या पारसनाथ था, उनसे ये इशू लिंक्ड है। और अगर हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात में जो फर्स्ट जैन तीर्थांकरा थे आदिनाथ जी, उनसे ये इशू रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू पे बहुत ही प्रोबेबल है कि आपसे पूछा जा सकता है। इट डिपेंड्स कि ये प्रोटेस्ट कौन सा मोड़ लेती हैं, कितना इनको सपोर्ट मिल रहा है। और आप जानते हैं कि हर पर्टिकुलर कम्युनिटी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो उनके लीडर्स हैं, असादुद्दीन ओवैसी जी जो उनकी AIMIM पार्टी है, हमने कल देखा था विश्व हिंदू परिषद, एवरीबडी इज सपोर्टिंग दीज प्रोटेस्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आने वाले टाइम में क्या मोड़ लेती है ये प्रोटेस्ट, क्या इसका डिसीजन निकल के आता है। तो अगर आप इंटरव्यू में अपेयर कर रहे हैं एंड एट दैट टाइम ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमने इंटरव्यू डिस्कस कर लिया, अब हम मेंस में देखते हैं, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं नीचे से ऊपर। तो मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। सबसे पहले क्वेश्चन तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज पे आ सकता है। अगर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज पे क्वेश्चन नहीं आया, तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया। ओके, तो सबसे पहले तो अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर मैं ब्रीफली बताऊं कि कैसे डील करेंगे, आप पहली बात तो बताएंगे कि भारत में कौन सी 6 नोटिफाइड रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। ओके, तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज कौन सी हैं आप जानते हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज। ओके, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ योर शीट। तो आप राइट एंड पे बेसिकली एक पाई चार्ट बनाएंगे जिसमें आप उसका कैप्शन देंगे कि 2011 के सेंसस के हिसाब से ये पॉपुलेशन की परसेंटेज है। तो ऑफ कोर्स अराउंड 80% जो पॉपुलेशन है, 79.8 टू बी प्रिसाइज, वो हिंदूज की है, पर वो माइनॉरिटी में नहीं आते, तो आप उसको ब्लैंक रहने देंगे। बाकियों पे डॉट डॉट या स्टार स्टार जैसे भी आप करके उसको डिपिक्ट करना चाहते हैं। देन यू विल ड्रॉ मुस्लिम्स का आप स्लैब बनाएंगे, तो मुस्लिम्स इज अराउंड 14%। फिर आप क्रिश्चियंस बनाएंगे विच इज अराउंड 2.3%। फिर आप सिख्स बनाएंगे। या आप 2011 का सेंसस पढ़ते हैं, मैं बस आपको बता रही हूँ, अपने स्टैटिक में आप कवर करेंगे। GSK 1 का अगर आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे किसी भी मटेरियल का, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। यू एनीवेज कवर ऑल ऑफ दिस, पर मैं आपको बता रही हूँ आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि अ लॉट अबाउट माइनॉरिटीज इज हैपनिंग लेटली। ठीक है, फिर आप उसमें एक टैब बनाएंगे सिक्स का जो 1.7% है, फिर आप बुद्धिस्ट बनाएंगे 0.7%, और जैन सबसे कम पॉपुलेशन है विच इज 0.4%। और हम जैन से रिलेटेड यहाँ पे एक इशू देख रहे हैं।
फिर आप जब ये बना देंगे तो आप कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि यूजुअली माइनॉरिटीज इतनी इनसिक्योर क्यों रहती हैं और वो अपने राइट्स को इतना ज़्यादा रीइटरेट क्यों करती हैं इंडिया में। तो इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली बात तो उनको अपनी आइडेंटिटी को लेकर डर लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ खुद को एडजस्ट करना पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री, सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस को गिव अप करना पड़ जाएगा। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ आइडेंटिटी। अगर ये भी नहीं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बहुत बड़ा रीजंस है, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज जो माइनॉरिटी कम्युनिटी एज द वर्ड सजेस्ट, माइनॉरिटी का मतलब ही है जो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, बहुत कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है हमारी बाकी पॉपुलेशन के मुताबिक, ठीक है, उनसे कंपैरिजन में। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जब एक पर्टिकुलर ग्रुप बहुत ही कम नंबर में होता है, ये बहुत ही स्वाभाविक है, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, ओके, कि मेजॉरिटी कम्युनिटी उन्हें कभी हरास कर सकती है, ये सब कुछ बहुत ही दिमाग में रहता है, ठीक है। तो अगर हम आप सच्चर कमेटी लिख सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है भारत की, तो सच्चर कमेटी ने बेसिकली आप इस पे सर्च कीजिए। अगेन स्टैटिक में आप पढ़ते हैं, मैं बस आपको बता रही हूँ कि क्या क्या कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, कैसे एक आंसर बहुत ही अच्छा आंसर बन सकता है। तो सच्चर कमेटी जब आप उसमें आप मुस्लिम्स के बारे में लिख सकते हैं कि एजुकेशनल बैकवर्डनेस बहुत है। सच्चर कमेटी का ये कहना है कि अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चौथी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप लोकसभा में देखेंगे या फिर आप राज्यसभा में देखेंगे, मतलब यानी कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे ही रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन का अगर आपको डेटा चाहिए तो अराउंड एमपीज जो लोकसभा में है 90.4% एमपीज आर हिंदूज एंड ओनली अराउंड 5.2% आर मुस्लिम्स, और बाकी जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी है, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो केवल 4% है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो अगेन इस तरह की चीज़ें, और फिर आप क्योंकि जैन प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा उस समय तक देखते हैं क्या होता है, बट अगेन अगर ये प्रेवलेंट रहता है ये प्रोटेस्ट, तो आप एक जैन प्रोटेस्ट के बारे में भी लिख सकते हैं कि दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द फैक्ट कि कोई उनकी होली प्लेसेस में, उनकी सेक्रेड प्लेसेस में इंटरफेयर ना करे अननेसेसरली। और वही यहाँ पे इशू है कि जब उनके जहाँ भी वो स्थित हैं, जो भी उनकी होली प्लेस है और उससे ही रिलेटेड सरकार कोई भी एक्शन लेती है, कोई डिसीजन लेती है, तो वो स्टेक होल्डर्स हैं, मेन स्टेक होल्डर्स हैं, पर उन्हीं को कंसिडर नहीं किया जाता, उनसे बातचीत ही नहीं की जाती कोई भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लिख सकते हैं। अब हमने 2 स्टेजेस कवर कर ली, एक इंटरव्यू, दूसरा मेंस। अब तीसरी स्टेज अगर हम आए तो वो है प्रीलिम्स, जो पहली स्टेज होती है। तो प्रीलिम्स में सिंस अगेन अ लॉट अबाउट माइनॉरिटीज हैपनिंग लेटली, तो माइनॉरिटीज पे एक क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। तो यूपीएससी लव्स टू डू दिस के क्या कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्ड माइनॉरिटी डिफाइंड है? तो जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता किसी भी तरह से माइनॉरिटी को। ऑल्दो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये आप पढ़ते हैं कि ये माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है, पर ये शब्द कहीं भी डिफाइंड नहीं है। ऑल्दो देखिए इस पे माइनॉरिटी जो वर्ड है ना, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू इज मोर और लेस कॉन्वर्सेशनल। वो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, आपको अगर कोई एक वर्ड यूज किया जा रहा है तो इसमें कुछ खराब लगता है तो आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि माइनॉरिटी एक कंट्रोवर्शियल टर्म है। क्योंकि माइनॉरिटी जब आप बोल देते हैं किसी को, तो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उन पे इम्पोज हो जाता है खुद से। तो माइनॉरिटी जो आप जानते हैं, जो केरला के अभी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, वो यही कहते हैं द वर्ड माइनॉरिटी इन इटसेल्फ इज वेरी डेरोगेटरी एंड शुडंट बी यूज्ड, है ना। तो इसको भी रिप्लेस करके बहुत सारी सजेशंस हैं, बहुत सारी कमिटीज बिठाई गई हैं, उन्होंने कभी कभी ये चीज सजेस्ट की है, द वर्ड माइनॉरिटी इज सॉर्ट ऑफ डेरोगेटरी फॉर द कम्युनिटीज, तो इसको रिप्लेस करके कोई और वर्ड आना चाहिए। बट नॉनदलेस हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पर हमें फिर ये 6 कम्युनिटीज मिली कहां से? मैंने जब आपको स्टार्टिंग में ये कहा कि 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं रिलीजियस भारत में, तो ये कहां से आया? क्योंकि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज एक्ट जो है, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाता है 1992 का ये एक्ट, इसने रिकॉग्नाइज किया हुआ है अपने स्टैट्यूट में, यानी कि इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज सी में बेसिकली 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज मेंशन्ड है, जो मैंने आपको बताया। तो एक और चीज, क्योंकि हम जैन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ,
ओरिजिनली 5 ही कम्युनिटीज को नोटिफाई किया गया था माइनॉरिटीज के रूप में, पर जैन्स को 2014 में ही ऐड किया गया है, जस्ट इन केस क्योंकि जैन प्रोटेस्ट हो रही है प्रीलिम्स में, यू नेवर नो व्हाट यूपीएससी एंड्स अप आस्किंग। तो अगर इस तरह की बात आई कि जो 2014 में ही इनको रिकॉग्नाइज किया गया था, नोटिफाई किया गया था माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में, देन दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ऑल्दो आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैन्स तो हमेशा से माइनॉरिटी और हमें ये बात पता है, बट स्टिल आपको ये बात पता होनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द होल इशू। तो फाइनली क्या हो रहा है, आप जानते हैं, न्यूज़ आप भी देख रहे हैं कि जो जैन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, न्यू दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों से। उनकी बेसिकली डिमांड्स 2 होली साइट्स को लेकर है। एक तो समेध शिखर जो पारसनाथ हिल पे है झारखंड में, दूसरा है शत्रुंजय हिल इन पालीटाना ऑफ गुजरात। तो गुजरात में पालीटाना हिल के ऊपर जो शत्रुंजय हिल है, वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ उनको कोई इशू है और हम इशू डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं झारखंड में क्या इशू है। तो देखिए, जो पारसनाथ हिल है इज होम टू समेध शिखर, पारसनाथ हिल पे स्थित है समेध शिखर। ठीक है, जो समेध शिखर है इट इज कंसिडर्ड अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट। क्यों? समेध शिखर की सिग्निफिकेंस इतनी बड़ी है कि यहाँ पे 24 जैन तीर्थंकराज में से 20 जैन तीर्थंकराज ने सैल्वेशन, मोक्ष अटेन किया था। ओके, तो लेकिन क्या हुआ, इस इतनी होली प्लेस पे, इतनी सिग्निफिकेंट प्लेस पे 2019 में जो झारखंड की सरकार थी उन्होंने पारसनाथ एरिया को टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया, नोटिफाई कर दिया। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर साथ ही में 2019 के ही अगस्त के महीने में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पारसनाथ हिल को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हुए ये कहा कि इस एरिया में ट्रिमेंडस पोटेंशियल है इको टूरिज्म को सपोर्ट करने का। तो देखिए, हाँ, एक और चीज, क्योंकि हमने इको सेंसिटिव जोन की बात की तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है MOEFCC, इन्हीं के पास बेसिकली ये राइट है कि वो इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने किया था। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। अमिड द प्रोटेस्ट द गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेड, अब देखिए जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC है, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक तो 3 साल हो गए, 2019 की बात थी, 3 साल में कोई प्रोटेस्ट वहां पे नहीं हुई है। ठीक है, तो लेकिन जो शिखर जी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि हमें पता ही अभी चला है, हमें दिसंबर के 2nd वीक में जाके ये बात पता चली, वो भी हम कोई पढ़ रहा था इस बारे में, तो अचानक से ऐसा कुछ सामने आ गया कि सरकार ने इस तरह की नोटिफिकेशन जारी की है। ओके, तो जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि हम ऑलरेडी इनफॉर्मल टॉक्स हमने की बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ, हमने चीफ मिनिस्टर झारखंड के हेमंत सोरेन के साथ भी बातचीत की, लेकिन हमें कोई ठोस रिस्पॉन्स नहीं मिला है पिछले 1 महीने में। ओके, तो अब देखिए क्या दिक्कत हो जाएगी, ये एक्सप्लेन करते हैं कि इसको आपने, पहली बात तो झारखंड की सरकार ने टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया, दूसरी बात जो केंद्रीय बेसिकली केंद्रीय सरकार है उन्होंने इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया। तो इन्होंने कहा है देखिए, टूरिस्ट स्पॉट जब आएगा तो टूरिज्म पे क्यों आते हैं लोग, फन करने के लिए आते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये जगह है ही नहीं फन करने के लिए, वी डू नॉट वांट द डेकोरम ऑफ दिस प्लेस टू बी डिस्टर्ब्ड। ओके, ये इन्होंने कहा। पीपल फ्रॉम एनी, उन्होंने बोला देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है कि किस कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हर कम्युनिटी के बिल्कुल स्वागत है, आइए, पर हम जिस तरह से यहाँ पे रहते हैं, जिन प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, उन्हीं को जब आप यहाँ पे आ रहे हैं आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, डिक्लेयरिंग द, अब साथ ही में हम इको सेंसिटिव जोन से भी देख लेते हैं उसको डिक्लेयर करने से क्या प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, जब आपने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इको टूरिज्म पोटेंशियल है ना, तो फिर आपने इको टूरिज्म जब पोटेंशियल बोला तो ऑफ कोर्स आसपास लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जनरेट होगी, पोल्ट्री फार्म्स, बहुत कुछ होगा, इस तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। वो उन्होंने कहा कि हमें अपनी होली साइट पे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं झारखंड की सरकार क्या कह रही है। CM सोरेन का ये कहना है कि हम इस मैटर में बिल्कुल वी विल लुक इनटू इट एंड दैट द नोटिफिकेशन, और ये जो नोटिफिकेशन 2019 में आई थी ये बीजेपी सरकार के टाइम पे आई थी। ठीक है, इन्होंने ये कहा है। अब हम गुजरात का इशू देख लेते हैं। गुजरात में क्या इशू है, गुजरात में एक वैंडलिज्म का इशू है। वैंडलिज्म मतलब डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, जो स्टैचू वैंडलाइज किया जाता है, अगर कभी डिसरिस्पेक्ट करना हो, टेम्पल्स के कुछ शिखर को वैंडलाइज कर देते हैं, ये आप जानते हैं, वर्ड बहुत बार सुनते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है गुजरात में,
दिस रो बिगैन अर्ली दिसंबर। तो ये बेसिकली जो इशू है वो इस दिसंबर के 2022 के दिसंबर के महीने की ही बात है। व्हेन द सिक्योरिटी मैनेजर ऑफ शेठ आनंद जी कल्याण जी पेदी, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, श्वेतांबर सेक्शन जो है जैनिज्म का उनका, एस ए के पी ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की कि किसी ने आदिनाथ दादा आदिनाथ जी हैं जो उनके जो पगला है, यानी कि क्या होता है कि आप फीट प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि लॉर्ड आदिनाथ का एक मार्बल में फीट बना हुआ है जिनको वो पूजते हैं, उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज दिखी है। और कब डिस्ट्रक्शन हुई है इनके हिसाब से, नवंबर 26 से 27 के बीच में। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। इस पे पुलिस ने क्या कहा, पुलिस ने दिसंबर 23 को कहा, उन्होंने अरेस्ट कर लिया था एक रोहिशाला रेजिडेंट, जो आसपास के एरिया के एक रेजिडेंट को, और उन्होंने केस भी पूरा क्रैक कर लिया कि क्या हुआ, क्यों वैंडलिज्म हुआ। तो पुलिस ने फाइनली बताया कि एक इंसान था जो श्राइन में घुसा और उसका इंटेंशन था कि वो कोई चोरी करके लेके जाएगा कुछ वैल्यूएबल आइटम, जिसको वो बेच के वुड गेट सम मनी। ओके, लेकिन फिर उनको कुछ भी वैल्यूएबल नहीं दिखा, तो वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए और फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ऐसे जो पगला है उस पर मारा, और जिसकी वजह से वो डैमेज हो गए, यानी कि उनके जो टोज हैं आदिनाथ लॉर्ड आदिनाथ के जो टोज बने हुए हैं उस पर वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, व्हाट इज द अदर केस रिलेटेड टू शत्रुंजय हिल, तो हम देख लेते हैं कि, और अभी हम गुजरात पे आ चुके हैं, गुजरात की ही हम केस को देखेंगे। अच्छा, हमने अभी ये देख लिया कि लॉर्ड आदिनाथ जी के फीट का जो मार्बल स्टैचू है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, लेकिन अब हम देखते हैं और एक और केस है जो यहाँ पे लिंक्ड है। While the police were investigating, जैसे ही वैंडलिज्म का केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, एक और डिस्प्यूट उतने में ब्रेकआउट हो गया। जो स्वामी शरणानंद है, एक लोकल हिंदू रिलीजियस फिगर है, और ऐसे केपी के बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट छिड़ गया कि क्या सीसीटीवी कैमरास नीलकंठ महादेव टेम्पल जो शत्रुंजय हिल पे ही स्थित है उसमें सीसीटीवी कैमरास लग सकते हैं कि नहीं। तो जो हिंदू रिलीजियस फिगर है उनका ये कहना है कि नहीं, हम आपको SKAP को नहीं, बिल्कुल भी SAKP को इंस्टॉल करने देंगे सीसीटीवी कैमरास हमारे हिंदू टेम्पल में, दिस इज नॉट अलाउड। तो ये बेसिकली हुआ द SAKP विच हैज बीन, अब SAKP का कहना है कि नीलकंठ महादेव टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं हम उनको सैलरी पे कर रहे हैं, तो हाउ इज दैट फाइन, है ना, जब हमें सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने हैं, कि व्हाई दे डू हैव अ प्रॉब्लम विद इट। ओके, तो इसीलिए इन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की है। अब क्या प्रोटेस्टर्स चाहते हैं गुजरात के केस में, हम वो देख लेते हैं। देखिए, जैन्स डिमांड कर रहे हैं कि जो शत्रुंजय हिल है और उसके आसपास का एरिया है उसको उसकी होलीनेस के लिए प्रोटेक्ट किया जाए प्रॉपर टर्म्स में। साथ ही में उन्होंने कहा है कि हम वैंडलिज्म के केस से हम सहमत नहीं है, जिस तरह से आपने इन्वेस्टिगेट किया। अगर वो फ्रस्ट्रेट होते तो बाकी कुछ भी डिस्ट्रॉय करते, सिर्फ उन्होंने फीट ही क्यों डिस्ट्रॉय किया। ओके, तो हमारा ये कहना है, हमारी ये मांग है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठे और जो इस केस को प्रोब करे। अकॉर्डिंग टू शाह, दे आर ऑल्सो सीकिंग एक्शन टू चेक। अब साथ ही में शत्रुंजय हिल के आसपास जो इलीगल माइनिंग और लैंड ग्रैबिंग चल रही है उसमें भी बेसिकली प्रोब करने की बात चल रही है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। Okay, again a very important article. Ben Weir's visit to Al Aqsa compound draws ire. US Arabs say unacceptable. तो देखिए ये बहुत ही शॉकिंग है, शॉकिंग तो नहीं, खैर US sort of इस तरह का मेंटेन करना जानता है, अपने लिबरल स्टैंड को भी और इलिबरल कंट्रीज को सपोर्ट भी करना चाहता है। खैर देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए, इजराइल की नई सरकार बनी है, आप जानते हैं जो पीएम है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इजराइल में कुछ भी लेफ्टिस्ट नहीं होता, ऐसा लेफ्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है इजराइल में, वहां पे सब राइटिस्ट ही हैं मोस्टली। अब बिल्कुल आप नेग्लिजिबल कुछ लेफ्ट विंग्स उठा लेंगे तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर इजराइल में सब राइट है। पर अब राइट के भी कितने राइट हैं वो डिपेंड करता है, और वो डिटरमाइन करेगा कि एक सरकार कैसे चलेगी। तो अभी जो सरकार बनी है, बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ कोर्स राइटिस्ट हैं, उनकी पार्टी राइटिस्ट पार्टी है, वो राइटिस्ट लीडर हैं, पर उनकी जो सरकार बनी है वो एक कोलिजन की सरकार है। तो उनके साथ जो और पार्टीज मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है वो पार्टीज उनसे भी कहीं गुना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, उनसे भी कहीं गुना ज्यादा राइट, फार राइट बिलोंग करती हैं।
तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। सो मच सो कि ये जो बेन वीर हैं जो फार राइट नेशनल सिक्योरिटी, अब देखिए ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर कैबिनेट में से इनको पोस्ट क्या मिली है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर। और यही हमारा सबसे बड़ा डर था इंटरनेशनल कम्युनिटी का। हमने ये सरकार बनने से पहले ये एडिटोरियल्स में भी पढ़ा था कि सबसे बुरा केस ये होगा कि बेन वीर बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बन जाए, और वही हो गया। और क्यों नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जब आप बन जाते हैं और आपका पास्ट ये कहता है कि आपने कितनी हेट स्पीचेस दी हुई है अपनी अरब माइनॉरिटी और पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, उनके मर्डर्स में आप इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस में, तो इसीलिए एवरीबडी वाज वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ बेन वीर बिकमिंग द नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ इजराइल, बट ऑफ कोर्स दैट हैपेंड। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो ये बेन वीर हैं वो 15 मिनट के लिए अल अक्सा मॉस्क में गए हैं, जो कहाँ पे है, जेरूसलम में, ठीक है। तो जो अल अक्सा मॉस्क है, ऑफ कोर्स इट इज रेवर्ड बाय ज्यूज आल्सो, पर यहाँ पे क्या है कि एक नॉन मुस्लिम प्रे नहीं कर सकता। आप विजिट कर सकते हैं पर यू कैन नॉट ऑफर प्रे, ठीक है, प्रेयर्स नहीं आप ऑफर कर सकते। तो ये बेसिकली मतलब सबसे बड़ी आशंका अरब कम्युनिटी की ये थी, सबसे बड़ी जो डर था अरब कम्युनिटी का कि कहीं ये प्रे ना करे, जो हमारी सैंक्टिटी के खिलाफ है, हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो जाएगा। तो इन्होंने देखिए ट्विटर पे बेन वी ने लिखा द टेम्पल माउंट इज ओपन टू ऑल। तो ये इन्होंने ज्यूइश नेम दिया है इसको टेम्पल माउंट बोलते हुए। वीडियो फुटेज ने ये दिखाया है कि वो कंपाउंड के पेरिफेरी में ही आसपास ही घूम रहे थे और देख रहे थे, पर उन्होंने प्रेयर्स ऑफर नहीं किए। एन ऑफिशियल इन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू's ऑफिस सेड द प्रीमियर वाज फुली कमिटेड टू द साइट्स। अब देखिए साथ ही में इजरायली जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऑफिस में से स्टेटमेंट आई है कि हम फुली कमिटेड हैं, जो डेकेड्स ओल्ड स्टेटस को मेंटेन किया गया है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही यहाँ पे वर्शिप कर सकते हैं, तो हम इस चीज़ को अभी भी कमिटेड हैं इससे। व्हेन आस्क्ड अबाउट द विजिट, अब देखिए यहाँ पे व्हाइट हाउस ने क्या बोला है, यानी कि यूएस से क्या स्टेटमेंट आई है कि कोई भी यूनिलैटरल एक्शन जो होगा, जो स्टेटस क्वो को बदलने के लिए लिया जाएगा जेरूसलम की होली साइट पे, वो अनएक्सेप्टेबल है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूएस ने ये बात बोली है, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है इजराइल का। यूएस ने ही स्पेशली ट्रंप के टाइम पे, ट्रंप ने तो जेरूसलम को डिक्लेयर भी कर दिया था कि वो कैपिटल है इजराइल की। तो इसराइल में अभी यूजुअली, अब आपने देखा होगा रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे एक एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया, पर उस रेजोल्यूशन पे सबसे पहला जो फेवर में वोट था वो यूएस की तरफ से आया। और रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन ये है कि लीगल ओपिनियन मांगा जाए आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, कि क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो इजराइल वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स अपनी पुश कर रहा है, पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स को हटा रहा है, इसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ओपिनियन ही मांगना है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, पर उस पे बेंजामिन नेतन्याहू और पूरी इजरायली कम्युनिटी ने कहा कि आप ये कैसे सेटलमेंट, कैसे ज्यूइश सेटलमेंट कैसे बोल सकते हो, हम ज्यूज का ये होमलैंड है और हमारे होमलैंड में क्या हम ऑक्यूपायर्स हो गए, कैसे एक इंसान जो वहीं रह रहा है वो ऑक्यूपायर कैसे हो सकता है अपनी कंट्री में ले। तो इसीलिए जो आपने स्टेटमेंट हमारे खिलाफ, रेजोल्यूशन हमारे खिलाफ अडॉप्ट किया है, हम इसको वर्थलेस मानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यूएस से हर बार इजराइल पे कोई भी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है तो यूएस ने सबसे पहले उसके अगेंस्ट वोट किया है। ठीक है, फेवर इन द सेंस इजराइल का फेवर किया है। ठीक है, सो दैट वे हमने एब्सटेन किया है, बहुत सारे 53 कंट्रीज एज फार एज आई रिमेंबर उन्होंने एब्सटेन किया है, चाहे वो फ्रांस है, तो ये सारी कंट्रीज ने। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हमने बतानी थी। द राइज ऑफ बेन वीर इन नेतन्याहू's government, one of the most right wing in Israel's history, has deepened Palestinian anger about their long failed efforts to secure a state। तो यहाँ पे यही सारी चीजें लिखी हैं। पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये अल अक्सा मॉस्क पे रेड करना इनकी बिल्कुल हमें लगता है कि इनकी इंटेंशन है, और आप इसको एक ज्यूइश टेम्पल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है। सो हम इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। इजिप्ट, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल व्हाट इट इज डूइंग लेटली कि ये अपने बाकी कंट्री से रिश्ता सुधार रहा है, क्योंकि जहाँ पे इजराइल स्थित है, अब देखिए पूरे अरब वर्ल्ड में अकेला एक जूइश कंट्री बनी हुई है, वो इजराइल है। आसपास सब अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, है ना। लेकिन व्हाट इजराइल इज डूइंग इज, बहुत सालों की एनमिटी के बाद, इतने सारे वॉर्स के बाद, 1967 वॉर, आप ये सब कुछ अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के,
इतनी वॉर के बाद, इतनी लड़ाई के बाद फाइनली अब इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए हैं इजराइल ने इन अरब कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो वही हो रहा है। और लेकिन ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करने से क्या हो जाता है, पर इजिप्ट और यूएई ने तब भी कहा है कि वी कंडेम दिस, सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि वी कंडेम दिस विजिट, इट इज़ नॉट फाइन, क्योंकि अल अक्सा मॉस्क की जो सैंक्टिटी है उसको वैसे ही मेंटेन किया जाना चाहिए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और आपको याद होगा जब साइरस मिस्त्री जी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको तब भी ये चीज़ बताई थी कि रोड सेफ्टी, तब हमने बहुत सारे एक्सप्लेन सेक्शन में, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में द हिंदू के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि कैसे टू पॉइंट बेल्ट, 3 पॉइंट बेल्ट, व्हाट इज सेफर, व्हाट इज नॉट सेफ एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, रोड सेफ्टी के ऊपर। फिर उसके बाद अभी ऋषभ पंत जी का बेसिकली एक्सीडेंट हुआ, तो फिर उसके बाद फिर रोड सेफ्टी की हमने बात की, और बीच ही में काफ़ी सारी ऐसे रोड सेफ्टी रिपोर्ट्स आई हैं 2021 की, क्योंकि बीच के जो 2 साल थे कोविड के वो तो सॉर्ट ऑफ हाइटस थे, उसमें कुछ नहीं हुआ, पीसफुल इनफ। पर उसके बाद दोबारा से हम देख रहे हैं कि रोड क्रैशेस, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो फिर हमने बहुत सारा डेटा देखा कि सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स यूपी में हो रहे हैं। ओके, तो फिर हमने जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट स्पीडिंग की वजह से हो रहा है, हमने ये भी देखा। और कुछ प्रतिशत एक्सीडेंट फ़ोन पे बातें करते करते जो बेसिकली ड्राइव करते हैं उनका भी हो रहा है। यू यूज़ डिजिटल एप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइल यूर ड्राइविंग, तो ये भी एक डेटा, तो बहुत सारा हमने डेटा भी देखा है। तो और साथ ही में जब हम रोड सेफ्टी का डेटा देख रहे थे तो उसमें से स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग बेसिकली सबसे बड़ा कॉज था इस तरह के एक्सीडेंट्स और डेथ्स का, रोड एक्सीडेंट्स का। और फिर उसके बाद एक उसमें से जो कैटेगरी थी वो हिट एंड रन केसेस की भी थी। तो मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इस पे एथिक्स में केस स्टडी भी आ सकती है, और आपको याद होगा हम एक बारी केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे अभी हिट एंड रन केस तो आपको पता ही है कि दिल्ली में क्या हुआ है, अंजलि सिंह उनका जो बहुत ही पेनफुल हिट एंड रन केस हमने देखा है। तो उसके बाद इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि आप रोड सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा मैटर और सब कुछ प्रिपेयर करके जाएं। और साथ ही में एथिक्स की केस स्टडी आपको याद होगा जब मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, तो हमने हिमाचल का प्रिडिक्टिव पुलिसिंग मेथड मॉडल डिस्कस किया था। हिमाचल प्रदेश में व्हाट इज हैपनिंग लेटली इज दैट कि आपको पता है कि वो तो हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज में बहुत ही कहीं पे फेंसिंग है, कहीं पे नहीं है, बहुत सारे मोड़ ऐसे हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स होता है ज़्यादा। तो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में क्या हो रहा है कि वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज कि उन्होंने पैटर्न बनाया, दे सैट, और उन्होंने पिछले 5 साल का पैटर्न बनाया, और उन्होंने देखा, ग्राफ बनाया पूरा कि सबसे ज़्यादा कितने बजे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से डेथ हो रही है। तो उन्हें पता चला शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये चीज़ एक पॉइंट डिराइव की। फिर वो एक और चीज़ उन्होंने देखी, उन्होंने नोटिस की उस 5 सालों में क्या हुआ है, कुछ पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे, मे बी जो पहाड़ी है वो सही नहीं है या जो भी, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो सबसे फेटल पॉइंट्स है वो, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये 2 चीज़ें डिराइव की, मतलब प्रिडिक्ट कर लिया, आप समझ रहे हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया कि एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बेसिकली उन जगहों पे, बाकी जो लूज एरियाज हैं, जहाँ पे सेफर एरियाज हैं, वहाँ से थोड़ा सा पर्सनल को हटा के इन हॉटस्पॉट्स पे डिप्लॉय करना शुरू किया, और बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट शुरू की पर्सनल की शाम के 6 बजे के अराउंड। तो इससे उन्होंने कुछ महीने करके देखा, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो ये आप हिमाचल की प्रिडिक्टिव पुलिसिंग मॉडल को बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर ये आपका GS3 में एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है, जो कि बिल्कुल आ सकता है, तो उस पर आपको बहुत सारा डेटा लिखना पड़ेगा। आप अपने विजन IAS में भी आई बिलीव ये आया होगा, ये डेटा या आएगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और साथ ही में एक यहाँ से हमें कुछ सजेशंस मिलती हैं। और फिर अगेन मैं यही कहूँगी, अगर आप इस साल अपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू में, यू आर गोइंग टू अपेयर, तो आपसे, क्योंकि अंजलि सिंह जी का जो केस हुआ है, साथ ही में ऋषभ पंत, साइरस मिस्त्री, तो ऑफ कोर्स ये आपसे पूछा जा सकता है रोड सेफ्टी के बारे में। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द कॉज, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी डन, हाउ डू यू सी इट, है ना, इस तरह के कुछ कुछ चीज़ें। तो ये जो एक एडिटोरियल है, इसमें से आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि जो SC नागपाल जी हैं, ये खुद एक समय पे
a former civil servant and currently member National Road Safety Council. तो very important क्योंकि ये member है National Road Safety Council के, he used to be a civil servant and he has worked in this arena. तो इस तरह का इन्होंने कुछ suggestions दी हैं जो हम बिल्कुल implement कर सकते हैं. The issue of road safety is hardly talked about while incidents. अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, और ये चीज़ें सुसाइड्स के केस में भी कहूँगी. अगर केस स्टडी एथिक्स में सुसाइड्स पे आती है तो चाहे वो SSR केस था, सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद भी जो अभी टुनीशा शर्मा, और भी जो सेलिब्रिटीज़ की सुसाइड्स हैं, या जो सेलिब्रिटीज़ के रोड एक्सीडेंट्स हैं, चाहे वो साइरस मिस्त्री जी हैं, चाहे वो ऋषभ पंत है, तो ये बहुत हाईलाइट हो जाते हैं. और इन्हीं को हमें देख के ऐसा लगता है कि रोड फेटलिटीज़ बहुत ही एक गंभीर कंसर्न है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. कुछ समय हेडलाइंस में रहती है और फिर ये चीज़ वैनिश हो जाती है. लेकिन रोड एक्सीडेंट्स तो रोज़ हो रहे हैं ना, हर दिन कोई आम इंसान इसमें जा रहा है. तो सरकार से मांग तो तब भी करने के लिए बनती है कि रोड सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए. So not because celebrities are sort of getting harmed in these cases, but anybody, every life is important. ऐसा तो नहीं है कि एक सेलिब्रिटी की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपकी कम है या हमारी कम है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे कही है. Okay, other road fatalities and injuries rarely arouse public anger. It is least realized, except in the experts' analysis, that the so-called accidents are mostly caused by driver's fault. तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्राइवर की फॉल्ट की वजह से होते हैं, क्योंकि ड्राइवर क्या करते हैं, वायलेट करते हैं ट्रैफिक नॉर्म्स को. तो ये बेसिकली, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता. डेडली जिगजैग ड्राइविंग, सीधी ड्राइविंग भी नहीं करनी, आपको हैंडल भी नहीं संभालना आता, ठीक है. फिर उसके बाद आप स्पीड लिमिट्स को वायलेट करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स को वायलेट करते हैं, और ऑफ कोर्स रेंट सीकिंग तो भारत में अभी भी आपको दिख जाएगी कि हेलमेट नहीं पहनना. हेलमेट कोई एक सजा थोड़ी ना है कि आप हमें फाइन देना पड़ जाएगा तो इस वजह से हेलमेट तो आप ही की सेफ्टी के लिए है, या आप सीट बेल्ट लगाते तो है तो आप ही की सेफ्टी के लिए, बस फाइन देना पड़ जाएगा इस चीज़ में. और फाइन अगर कोई किसी ने पकड़ भी लिया तो उनको पैसे तो दे ही देते हैं. तो ये जो चलता है एटीट्यूड है, इट हैज़ टू चेंज. ओके, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी है. एट विल पार्किंग ऑन द फास्ट डेवलपिंग मॉडर्न हाईवेज गो. ओके, तो ये चीज़ हमने बहुत ही बेसिक डिस्कस कर ली. शुड नॉट द इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स बी द की टू. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है. सरकार बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स से मॉडल्स के साथ आती है कि हम रोड सेफ्टी को ऐसे डील करेंगे, लेकिन किसी ने भी आज तक पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, किसी ने भी नहीं. क्योंकि बात क्या है, यहाँ पे एक बहुत सही चीज़ लिखी है, आई डो नॉट नो एग्जैक्टली वेयर, कि आप चालान काटते हैं, आप किसी का फाइन काटते हैं कि आप रैश ड्राइविंग कर रहे थे या जो भी, पर आप जो एनफोर्समेंट पर्सनल वहाँ पे लगे हैं उनसे कभी क्यों नहीं क्वेश्चन पूछते, उनको अकाउंटेबल होल्ड क्यों नहीं करते कि इतना करने के बाद भी, इतने मॉडल्स आने के बाद भी रोड क्रैशेस, रोड एक्सीडेंट्स कम क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, वेयर वर यू. अगर देखिए यहाँ पे भी जो अभी हिट एंड रन केस हुआ है अंजलि सिंह का दिल्ली में, वहाँ पे भी न्यू ईयर वाले दिन आप खुद सोचिए, और जिस दिन कम से कम 18,000 पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड थे सिटी में, और किसी ने भी 10 किलोमीटर तक उसको ड्रैग किया गया लड़की की बॉडी को, और पता ही नहीं चला, किसी ने नोटिस ही नहीं किया. हाउ इज दैट पॉसिबल. एंड अगर पॉसिबल है भी और हुआ है क्योंकि, तो फिर क्यों, कैसे, है ना कहीं तो लैक वहां पे भी हो रहा है ना. Central and state governments run complex road safety programs, but with negligible success in making any consolidated impact. The World Bank, अब ये बहुत important है, World Bank ने recently हमें $250 million का एक लोन दिया है भारत को, ताकि हम हाई रेट ऑफ रोड क्रैशेस जो हो रहे हैं उसको टैकल कर सकें. रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड रिजल्ट्स बेस्ड इंटरवेंशंस, यानी कि जो रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म करना, ट्रैफिक पुलिस जो इंस्टीट्यूट ट्रेन कर रहे हैं, और साथ ही में उस तरह की इंटरवेंशन करना जो रिजल्ट्स इवोक करें, रिजल्ट सच में ला के दें. अ क्विक लुक एट द रोड ट्रैफिक इज इनफ टू रिफ्लेक्ट. अभी देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ से हमें अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही मिल चुकी हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंटेबिलिटी है ट्रैफिक वायलेशन की, वो उन पे ही नहीं आती जो सिटीजन्स हैं जो सही ड्राइव नहीं कर रहे, बल्कि जो पर्सनल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पे भी आती है. अ क्विक लुक एट द रोड ट्रैफिक इज इनफ टू रिफ्लेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इंडिफरेंस टूवर्ड्स. और ये बहुत बड़ी बात है
कि पॉलिटिकल इंडिफरेंस भी तो है। देखिए पॉलिटिकल इंडिफरेंस तो आप बहुत जगहों पे लिख सकते हैं, एडुकेशन को लेके पॉलिटिकल इंडिफरेंस है। आपने कभी देखा है कि कोई इलेक्शन एडुकेशन के नाम पे जीते गए हैं? कहाँ देखा है आपने? मैंने तो आज तक कभी किसी को इस तरह का, ऑल्दो फिर आप कहेंगे कि दिल्ली की सरकार, पर स्टिल आई एम टॉकिंग इन अ जनरलाइज्ड सेंस कि एडुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा तो हुआ ही नहीं है कभी भी। या फिर रिसर्च, आपने कभी देखा कि हम रिसर्च बढ़ा देंगे, हम इतना कर देंगे? कौन बोलता है कैंपेनिंग में? तो पॉलिटिकल इंडिफरेंस वैसे ही तरह का रोड सेफ्टी को लेके भी है। फॉर अ सीरियस रोड क्रैश देयर विल बी चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट एरिंग ड्राइवर्स। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि अगर एक सीरियस रोड क्रैश होगा तो जो सही ड्राइव नहीं कर रहा था उस पर बड़े सारे चार्जेस आप इम्पोज करेंगे। पर आपने कभी भी रोड सेफ्टी पब्लिक ऑफिशियल्स पे कोई चार्ज नहीं लगाया फॉर नॉन एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स, फॉर नॉट टेकिंग अर्जेंट corrective action on conspicuous road hazards. At the macro level, various institutions of road safety, both at the center and the states, are mostly engaged in routine work. तो बेसिकली क्या है, आपकी कभी भी कहीं जॉब लगती है, चाहे वो रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन करो, वो रोज का जो उनका काम है, काम करके वापस आना होता है, सैलरी मिल जानी होती है महीने के अंत में, तो बस इतना ही काम चलता है। ये इससे ज़्यादा हमें रिजल्ट्स लेके आने हैं, अकाउंटेबिलिटी, ये सब कुछ नहीं होता। तो वही यहाँ पे भी रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। लेटली, अब देखिए ये यहाँ पे लिखा है, और ये आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, आप इंटरव्यू में पूछा गया तो बोल भी सकते हैं। ओके, तो आप अपनी केस स्टडीज में भी लिख सकते हैं कि क्या हुआ है। कुछ कुछ भारतीय सरकार और कुछ सर्टन स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ नोटिसेबल और एनकरेजिंग रिजल्ट दिखाए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली में गवर्नमेंट ने बोला था कि हमें बस लेन्स अलग से ड्रॉ करनी है सिटी की मेजर रोड्स पे, और इसको लार्जली इम्प्लीमेंट भी किया गया है। ऑल्दो ऐसे वो छोटे छोटे से स्पोरेडिक इंस्टेंसेस हैं अच्छे, पर स्टिल इन इनिशिएटिव्स को अगर हम लार्जर लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैन ब्रिंग गुड रिजल्ट्स। तो आप एक एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली का आपको मिल गया। व्हाट इज रिक्वायर्ड, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं सच में, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप एज इट इज लिख सकते हैं। हमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें नासा से टीम बुलानी पड़ेगी रोड सेफ्टी के लिए, आप सैटेलाइट इमेजरी कीजिए एंड ऑल ऑफ दैट। नो, नॉट एट ऑल। जो भी कुछ रोड सेफ्टी के लिए चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैट्यूट है मोटर व्हीकल्स एक्ट का। हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज्ड फेडरल स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी है। ओके, एंड ऑन टॉप, और फिर साथ ही में हमारे पास हमारी सुप्रीम कोर्ट, ग्रास रूट जुडिशरी, सब अवेलेबल हैं जो रेगुलरली मॉनिटरिंग कर सकते हैं रोड सेफ्टी मेजर्स की इम्प्लीमेंटेशन को। व्हाट इज, पर हमारे को जो एक चीज और चाहिए वो ये है, एक स्पेसिफिक रिजीम वेयर बाय द रोड सेफ्टी अथॉरिटीज आर गिवन क्लियर टारगेट्स। एक रोड सेफ्टी रिजीम बनने की बहुत जरूरत है, जहाँ पे जो रोड सेफ्टी अथॉरिटीज है, पर्सनल है, उनको टारगेट दिया जाए कि अच्छा इस महीने में आपको इतने परसेंट से इतने परसेंट तक, या अगले 6 महीने में इतने परसेंट से इतने परसेंट तक इस जगह पे बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स के केसेस आते हैं, आपको रिड्यूस करना है इतने नंबर तक और इतने टाइम बाउंड मैनर में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड, द सेम शुड बी सब्जेक्टेड टू क्लोज एंड रेगुलर मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी। इट इज प्रपोज टू सेट अप, अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हम क्या कर सकते हैं, आइडियल रोड सेफ्टी जोन्स बना सकते हैं। ये पॉइंट आप जरूर अपने आंसर में लिखिए। ओके, तो क्या हो सकता है कि आप एक छोटा सा एरिया, आपको अगेन प्रिडिक्टिव पुलिसिंग आपने यहाँ पे की, आपको पता चला, आपने शॉर्टलिस्ट किया कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेच है जहाँ पे पुअर रोड सेफ्टी रिकॉर्ड है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो उस छोटे से स्ट्रेच को आपने क्या किया, नोटिफाई कर दिया एज जोन ऑफ एक्सीलेंस इन रोड सेफ्टी। अब आपको बनाना है ऐसा, ठीक है, कैसे करोगे आप बेसिकली जो भी चीज़ें हैं, लेन का यूज़ कैसे होना है, होर्डिंग्स लगाएंगे यहाँ पे, आगे से कट आ रहा है, और फिर आप बेसिक ट्रैफिक रूल्स को वहाँ पे सब अडेयर करें, पर्सनल वहाँ पे ज़्यादा आप डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, और इंश्योर अडेयरेंस टू बेसिक ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी नॉर्म्स राउंड द क्लॉक, क्रिएट मल्टीपल, अब बहुत सारे आप चेक पॉइंट्स लगाएंगे जिससे ओवर स्पीडिंग कर्ब हो सके, और हर 2 से 4 किलोमीटर के बीच में एक चेक पॉइंट होना चाहिए, और हर चेक पॉइंट पे बेसिकली
रोड सेफ्टी वॉलंटियर्स और साथ ही में पुलिस है, कॉम्प्रहेंसिव रोड साइनेज, साइंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विजिबल जो होने चाहिए साइंस, टेक एड्स नीड टू बी प्रोवाइडेड। तो इस तरह से बेसिकली इस जोन ऑफ एक्सीलेंस में जहाँ पे हर तरह का सेफ्टी नॉर्म फॉलो किया जा रहा है, सिग्नल्स प्रॉपर है, चेक पॉइंट्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। और फिर इस पर्टिकुलर एरिया में डिफाइंड टारगेट्स को मीट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे जब जोन ऑफ एक्सीलेंस बहुत सारे आ जाएंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास मॉडल हम दिखा सकेंगे, खुद को बता सकेंगे कि जी हाँ बिल्कुल रोड सेफ्टी एक नाइटमेयर नहीं है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके तो जो हम केस डिस्कस कर रहे थे अंजलि सिंह, हम उसी केस से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए ऑल्दो जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है उसको तो रूल आउट कर दिया गया है इस हिट एंड रन केस में, लेकिन इसमें विमेन सिक्योरिटी का भी एक एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की है। कभी भी आप विमेन पे क्वेश्चन लिखते हैं तो आप बढ़ चढ़ के कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर गई हैं, इंडियन आर्मी ऑफिसर डिप्लॉय की गई हैं। Good, a lot is happening. Women are reaching the greatest of echelons, great enough. पर ये सब कुछ ना सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में एक्साइट करता है, पर अभी भी रियलिटी ये है कि विमेन सिक्योरिटी एक नाइटमेयर ही है। रात को बाहर निकलना अभी भी लड़कियों के लिए एक ड्रीम ही है उस तरह से। चलिए निकल भी गए तो कितनी सेफ्टी है, क्योंकि जब निर्भया केस हुआ था उसमें भी अ वेरी गुड मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर सेइंग कि इतनी रात को लड़कियों को मूवी देखने जाना ही क्यों होता है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन। ओके तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप विमेन पे एक ऐसे लिखते हैं, गुड, यू टॉक अबाउट जितनी अचीवमेंट्स विमेन अचीव कर रही हैं वो लिख सकते हैं, बहुत कुछ हो रहा है अच्छा, पर आप एक रियलिटी ये भी लिखिए क्योंकि ये रियलिटी है। ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस केस के साथ इन्होंने कैसे इसको मर्ज किया है, जेल किया है। द डेथ ऑफ अंजलि सिंह इन एन एक्सीडेंट इन दिल्ली इन द अर्ली आवर्स ऑफ January 1 is a tragedy with many grim echoes. If the details of the hit and run, her body, अब देखिए यहाँ पे वही लिखा है उनकी बॉडी कैसे ड्रैग की गई थी 10 किलोमीटर तक। ऑफ कोर्स ये पूरी पब्लिक को शॉक कर दिया है हर एक इंसान को इस केस ने। देन द सर्कमस्टांसेस, okay, on one of the most intensely patrolled nights of the year, with around 18,000 police and security personnel on the streets, how was this young woman dragged for 10 kilometers without drawing the attention of law enforcement? जो मैंने आपको बताया, ठीक है। क्यों जो फर्स्ट कॉल थी पीसीआर को और बॉडी को फाइंड करने के लिए उसमें 2 घंटे लग गए। कितनी सेफ है हमारे नेशनल कैपिटल की स्ट्रीट्स किसी के लिए भी, चाहे कोई 2 व्हीलर पे है, चाहे वो कार पे है, चाहे वो चल रहा है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स इन वन एरिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस एरिया से लेके जिस एरिया तक उनकी बॉडी ड्रैग की गई है उस एरिया में कांजावाला तक उनकी बॉडी ड्रैग की गई है सुल्तानपुरी से। तो सुल्तानपुरी और कांजावाला के बीच में एक स्ट्रेच ऐसा है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स ने पिछले 3 साल से काम ही नहीं करती वहाँ पे। फॉर अ वुमन यूजिंग सच अ रोड इज एन एडिशनल रिस्क and often a cramping consideration in the decisions she make before stepping out of home. इतना अंधेरे में कौन बाहर जाएगा, और फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स, बहुत सारी चीजें। तो क्या सरकार सच में विमेन सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा इशू समझती है? ये एक क्वेश्चन है जो बार बार उठता है, फिर उठता है, फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि हेडलाइन तो 1-2 दिन ही रहती है ना, फिर कुछ और हो जाता है, फिर हम उस बारे में बात करते हैं। जिपिंग डाउन द रोड, अब देखिए जैसे नाउ दिस इज अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मुझे इस इशू पे टच करना था। और हिट एंड रन केसेस भी जब आप रोड सेफ्टी का डेटा पढ़ेंगे तो उसमें प्लीज आप इसको भी मेंशन कीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत ही टॉक्स में है। इन अ फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर पोस्टेड इन सियाचिन, जो मैं आपको बता रही थी, कैप्टन शिवा चौहान, बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लिखिए। कॉप्स ऑफ इंजीनियर्स क्रू की ये मेंबर हैं जिनको पोस्ट किया गया है एट अ फ्रंट लाइन पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर in first such operational deployment of a women army officer at the world's highest battlefield, के पूरे संसार का highest battlefield है। It is located at a height of around 20,000 feet in Karakoram range and is known as the highest militarized zone in the world where the soldiers have to battle frostbite and high winds। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है कैप्टन शिवा चौहान। ओके
तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं. लास्ट आर्टिकल आई थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, इंक्रीज रोल ऑफ वुमेन इन रिसर्च डेवलपमेंट प्रूफ ऑफ कांग्रेस. इसीलिए मैंने आज आर्टिकल जो वो डिस्कस किया. तो पहले मैंने बताया कि अच्छे पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. देखिए, एक न्यूज़पेपर के एक छोटी सी वीडियो में आपको 2 एग्जाम्पल्स तो यहाँ से मिल रहे हैं. ठीक है, तो उसमें तो कोई डर्थ नहीं है, पर रियलिटी तो अभी भी वही है ना कि कितना मुश्किल है एक लड़की के लिए कहीं पहुंचना. फिर उसके ऊपर ही गलत भी उसके साथ हुआ होता है तो क्वेश्चन भी सोसाइटी उसी पे उठाती है, उंगलियां भी उसी के, हर जगह इतनी जल्दी कैरेक्टर कहाँ से आ जाता है एक लड़की का. तो ये कुछ कुछ इश्यूज हैं जो आप अगर लिखेंगे अपना ऐसे, ऐसे मैकेनिकल मत लिखिए घिसे पिटे जीएस के आंसर टाइप, क्योंकि वो आपको लगे वो तो कोई भी लिख सकता है, उसमें तो मार्क्स भी नहीं मिलते. तो इतना आप खुद को दिखाइए कि आप एक सहज इंसान हैं, आपको सब आता है, आपको पता है आसपास की सोसाइटी है क्या. आप बिल्कुल ही सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते एक अपने रूम में बैठ के, जिसको सिर्फ अच्छा क्या हो रहा है यही पता है और बाकी क्या सोसाइटी में चल रहा है पता ही नहीं, क्योंकि बात ही नहीं होती किसी से. हम सोशल मीडिया नहीं चलाते, हम ये नहीं करते. तो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी. ओके, increased role of women in research development proof of progress. तो बेसिकली इंडियन साइंस कांग्रेस का 108th सेशन को एड्रेस किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा. ओके, नागपुर में वर्चुअली इन्होंने बेसिकली एड्रेस किया है और उन्होंने बोला है स्टार्टिंग में ही इनॉग्रेट करते हुए कि नाउ आवर कंट्री इज वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड in terms of PhD researches, और जो रिसर्च पेपर सबसे ज़्यादा छाप रही है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में भी. तो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स तो इतना इमर्जिंग एक अरेना है कि सिर्फ कोविड में ही स्टार्टअप्स कहाँ पहुँच गए हैं, कितने नंबर से, कितने कितने हंड्रेड्स एक बंच ऑफ नंबर हुआ करता था स्टार्टअप का, और आज देखिए 86,000 अराउंड नंबर है. इनॉग्रेटिंग दी ISC, ही सेड इंडिया इज नाउ रैंक्ड 40th ऑन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. तो हमारी 81st रैंक हुआ करती थी 2015 में, और हम अब 40वीं पदवी पे हैं. ओके, दिस ईयर्स ISC फोकसेस ऑन साइंस. अब देखिए इस बार का जो थीम था वही यही था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट. तो इसीलिए बेसिकली जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होंगी, जितने भी वर्कशॉप्स होंगी, उसमें ये चीज़ दिखाई जाएगी, शोकेस की जाएगी कि विमेन साइंटिस्ट की, यंग इनोवेटर्स की क्या अचीवमेंट्स रही हैं पिछले समय में. तो मिस्टर मोदी ने ये चीज़ हाईलाइट की है. और आप भी कभी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि विमेन का फिनेंशियल एम्पावरमेंट सॉर्ट ऑफ इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मुद्रा योजना के बारे में लिखिए, कैसे मुद्रा योजना का सबसे ज़्यादा जो लाभ उठाया है वो विमेन ने उठाया है. ओके, जिसमें छोटे छोटे से लोन्स मिलते हैं. Women have showcased their strength in businesses and small industries. Women's participation in the field of extramural research and development has doubled. तो ये सारी चीज़ें already आप जानते हैं, nothing much here. Okay. No need for extra curbs on free speech of ministers, Supreme Court. तो देखिए जस्टिस BV Nagarratna again, who is set to become the first woman Chief Justice of India, which is again very sorry state of Indian judiciary, to be very honest, कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, पर पिछले 75 years में एक भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी. जो खुद में सोचने में बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसे कैसे है ऐसा पॉसिबल. हम क्या कहते हैं, women this, Indian women are doing this and that, but the reality is something else only. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये चीज़ आप अपने ऐसे में भी लिख सकते हैं कि हमें साथ साथ एक और एग्जाम्पल मिल गया. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि BV नागरत्ना ने, जैसे कि हमने कल डिमोनेटाइजेशन के केस को इन डेप्थ एक तरह से समझा था, वैसे ही उसमें BV नागरत्ना का जो डिसेंटिंग ओपिनियन था, उन्होंने कैसे बताया था कि मेरा लीगलिस्टिक एनालिसिस ये कहता है कि जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया गया वो सही नहीं था, इट वॉज अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और लेकिन उन्होंने यही कहा, ऑफ कोर्स सरकार की इंटेंशन पे तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं. मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी फेक मनी, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा कंसर्न था. सरकार ने अपनी तरफ से सही किया, लेकिन सही तरीके से नहीं किया. ठीक है, और सरकार के पास वो पावर्स नहीं थी. ये बेसिकली BV नागरत्ना ने कहा. तो आज भी BV नागरत्ना ने एक डिफरिंग व्यू अपना दिखाया है इस पर्टिकुलर केस के ऊपर. तो हम देखते हैं केस है क्या. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ऑन ट्यूसडे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए क्या होता है, मैं आपको पहले केस बता देती हूँ कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो जो मिनिस्टर्स हैं
वो बेसिकली एक किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर है ऑफ कोर्स। अब मिनिस्टर एक इंडिविजुअल इंसान है, वो क्या बोलता है, उनकी क्या सोच है क्या नहीं है। तो वो मिनिस्टर कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल बोल देते हैं, हेट स्पीच हो सकती है वो। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो मिनिस्टर कह रहे हैं पूरी सरकार वही बिलीव करती है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। या फिर वो जो मिनिस्टर कह रहे हैं, एक मिनिस्टर तो बहुत सारे हैं, उस एक मिनिस्टर के लिए चीफ मिनिस्टर को या पीएम को, सरकार की जो है उनको लायबल ठहराया जाए, है ना। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट पूरे सरकार से विकैरियसली नहीं हम लिंक कर सकते। ओके देखिए, तो अगर प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ये कह दिया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो, क्योंकि आप ये जानते हैं ना कि कैबिनेट का कॉन्सेप्ट क्या है, दे विल स्विम एंड सिंक टुगेदर, साथ ही सरकार गिरती है। पीएम ने रिजाइन किया तो सरकार गिर गई, सारे मिनिस्टर्स गिर गए, और अगर पीएम ने सरकार बनाई तो सारे मिनिस्टर्स तब तक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उनका ये कहना है कि इस तरह के केसेस में नहीं अप्लाई होता। इवन इफ इवन इफ जो वो जो मिनिस्टर है वो इस तरह के कमेंट्स दे रहा है जो अपनी ही सरकार के कुछ स्टेप्स को बचाने के लिए वो चीज़, वो भड़कीले उन्होंने बातें बोल दी, तब भी हम उनके लिए लायबल सरकार को नहीं ठहरा सकते, या पीएम को नहीं ठहरा सकते, या सीएम को नहीं ठहरा सकते। अ स्टेटमेंट बाय अ मिनिस्टर, इवन इफ ट्रेसेबल टू एनी अफेयर्स ऑफ द स्टेट or for protecting the government, cannot be attributed vicariously to the government by invoking the principle of collective responsibility। ये जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने बोला है। ओके तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। बाकी जस्टिस ने भी एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवाई, ए एस बोपन्ना, जो कल के ही जजेस का बेंच था वही वाला बेंच है ये वाला आज भी, इन्होंने भी इसको एंडोर्स किया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हमें बेसिकली देखना है कि अब देखिए वही ना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि विप का कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, आपको विप क्या होती है कि अगर एक सरकार, एक पॉलिटिकल पार्टी ने विप जारी की, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन पे वोटिंग होने वाली है और सबको हाँ में ही वोट करना है, सबको ना में ही वोट करना है, तो वो विप है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर उसके उस विप के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वो हाई कमांड से आया है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर जो है या चीफ मिनिस्टर है, वो एक इंसान क्या बोल रहा है 24 घंटे, क्या बोलता है, हर जगह के लिए तो विप नहीं जारी हो सकती ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यहाँ पे। लेकिन एक सेपरेट ओपिनियन जो भी जायज़ है, बिल्कुल, जो पीवी नागरत्ना ने कल बोला, ऐसे बहुत बार। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ ना, जब EWS जजमेंट आई, वो मैंने अपने विजन आएंगे इसके मैगजीन की वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप प्लीज़ देखिए। आपको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत हम तो खुद से कर लेंगे, इजी है, पर अगर आपके पास टाइम है, खाना खाते हुए या जैसे भी आपको टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ कल की वीडियो देखिए, आज सुबह की, सॉरी, जो मैंने अपलोड की है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसे कहा जाता है, वो एक्चुअल में नहीं, उसमें भी बायसेस हैं बहुत सारी, क्या दिक्कतें हैं इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉज में, कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। उसमें EWS जजमेंट में भी मैंने जो डिसेंटिंग व्यू है, रादर देन जो जजमेंट आई है मेजोरिटी से, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है डिसेंटिंग व्यू को देखना। हमारी हिस्ट्री में पूरे भारत की ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जहाँ पे डिसेंटिंग ओपिनियन जो है ना, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इससे ये पता चलता है कि एक ये भी व्यू है जिसको एक सपोर्ट है इतना बड़ा, इतनी हाई ऑफिशियल का, और ये भी एक सोच एग्जिस्ट करती है, और फिर वो आने वाले टाइम में वो डिसेंटिंग ओपिनियंस बहुत सारे लॉज बन गए हैं, ठीक है। तो उस समय पे में भी उसकी गंभीरता को ना समझा गया हो, उस सेपरेट ओपिनियन की, उस डिसेंटिंग ओपिनियन की। लेकिन आने वाले टाइम में उसी के बेसिस पे बहुत ही लेजिटिमेट केसेस आए हैं, वही बीबी नागरत्ना ने कल के केस में हमने देखा। और यहाँ पे हम इनका सेपरेट ओपिनियन देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने डिफर किया है लीडिंग जजमेंट से इस पॉइंट पे। उन्होंने कहा है जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट होती है, अगर तो वो बेसिकली जो वो उन्होंने बोला है वो ये जताती है कि सरकार का भी वही दिमाग है जो वो दिमाग से उन्होंने बोला है, तो सरकार को भी लायबल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फिर आप ये द माउथ पीस ऑफ योर गवर्नमेंट आफ्टर ऑल। ओके, सो इफ यू बिलीव से कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पसंद नहीं करते और आप
स्पोक्स पर्सन है, मिनिस्टर है, और आप बोल रहे हैं कुछ ऐसा भड़कीला भड़काऊ कहीं पे, और फिर कहीं ना कहीं अगर उसको हम ट्रेस करें तो पता चलता है कि पूरी सरकार की यही सोच है, तो फिर तो उनको लायबल होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ उसी केस में बीबी नागरत्ना ने ये कहा है, ऐसा नहीं कि हर केस में ऐसा होगा। इफ सच अ स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, फिर ऑफ कोर्स इस पे पर्सनली लायबल है वो मिनिस्टर। ठीक है, तो ये तो खैर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज़ पता लगाना। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कुछ और भी कहा है जो मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं और ऊपर ही, और ये वाला आर्टिकल का थोड़ा सा पॉइंट जो यहाँ ऊपर रह गया है वो हम डिस्कस करेंगे। हेट स्पीच डिनाइज, अब क्यों इन्होंने बोला है, क्योंकि जो हेट स्पीच है ना वो कहीं से भी आ रही है, आपकी हेट स्पीच दूसरे की राइट टू डिग्निटी को वायलेट करती है। ठीक है, तो आपने तो हेट स्पीच, आप एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, मिनिस्टर हैं, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो पब्लिक में। पहली बात तो आपका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, स्पेशली सेलिब्रिटीज का एक बहुत बड़ा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। अगर वो एक कोई बात बोलती है, एक चीज़ पोस्ट करते हैं कि देखिए ये हुआ है आज़ादी के बारे में, या कुछ भी बोलते हैं, तो एक बहुत बड़ा मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं उनका, और उसके बाद वो इतने लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग उनका प्रभावित करते हैं। तो ये एक उनकी लायबिलिटी आ जाती है कि वो हेट स्पीच में इंडल्ज ना हो। शी सेड दैट द राइट टू डिग्निटी ऑफ अ कॉमन मैन कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड। और आप फिर जब आप कोई सेलिब्रिटी हैं या मिनिस्टर हैं, फिर आप कह देंगे कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के उस पर रख के हम किसी की कॉमन मैन की डिग्निटी को नहीं उनकी बलि चढ़ा सकते। ठीक है, तो फ्री स्पीच फाइन, पर फ्री स्पीच को इतना बड़ा राइट मत समझिए, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगती हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे कही है। Okay, warnings in the regards public functionaries and other persons of influence and celebrities having regard to their reach। वही चीज़, उनकी रीच बहुत बड़ी है, उनको एक अथॉरिटी की पोजीशन दी गई है, and the impact they wield on the public or on a certain section thereof owe a duty to citizenry at large to be more responsible and restrained। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है, जिस चीज़ के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है उसी तक आप इसको एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि आप डेरोगेटरी अनवारंटेड इस तरह की कम्युनिकेशन करने लगे। तो ये चीज़ जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बोली है। अब हम बाकी आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे द हिंदू के। We do not believe in war but will fight if forced to। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है कि इंडिया की पॉलिसी बहुत क्लियर है, हमारी यही पॉलिसी है कि हम वॉर को कभी भी फेवर नहीं करते। इनफैक्ट सो मच सो कि जब 1971 की वॉर हुई या 1965 की वॉर हुई, तो हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान हम पे अटैक कर दे। 1971 के टाइम पे हम तो बहाना ढूंढ रहे थे कि वो अटैक करें, हम पहल नहीं कर सकते क्योंकि भारत की पॉलिसी ही यही है। तो हमने वेट किया और पाकिस्तान ने, बेवकूफ़ कंट्री ने हम पे किया अटैक, और हमने फिर उसके बाद पूरी लिबरेशन वॉर छेड़ दी बांग्लादेश की। तो यही हमारी पॉलिसी है। पर अगर आप हमें फोर्स करेंगे, फिर हम पे अटैक करेंगे, तब तो हम करेंगे ना, हम भी तो मतलब ऑफ कोर्स वी विल डिफेंड आवर कंट्री एट एनी कॉस्ट। तो ये मिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है। बेसिकली ये इनॉग्रेट कर रहे थे 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिल्ट बाय BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उस समय पे इन्होंने कहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए आप बॉर्डर सिक्योर, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी ये कहा था कि बॉर्डर पे स्पेसिफिकली हमें पेट्रियाटिक सिटीजन्स चाहिए, और ताकि सारी चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट हो सके। क्या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, कैसे बॉर्डर विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट और ये सब कुछ पहुंचाया जाएगा। तो रीड अबाउट इट। ओके, नॉट ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स आर इलीगल। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक पिटिशन पेंडिंग है और केस चल रहा है रिलीजियस कन्वर्जन्स के ऊपर। तो जो मिस्टर शाह हैं, जस्टिस शाह, तो उन्होंने भी ये चीज़ रिसेंटली बोली थी कि देखिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पहली बात तो जो फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे हैं, फोर्सफुल नहीं है तो आप किसी की इकोनॉमिक कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं। कोई गरीब है तो उसको कह देते हैं कि 1 लाख रुपए हम आपको देंगे, अपना धर्म परिवर्तन कर लो। तो ये तो गलत ही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं सामने, और अभी तो एक बुक भी छपी है जिसमें ये सारे केसेस हैं। तो उन्होंने कहा ये गलत है। लेकिन जस्टिस शाह ने ये भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर कन्वर्जन इलीगली होता है। तो ये ओरली रिमार्क किया है जस्टिस शाह ने। तो देखिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या केस चल रहा है।
ओके, सुप्रीम कोर्ट मान गई है कि हम मध्य प्रदेश सरकार की अपील सुनने के लिए तैयार हैं। कौन सी अपील? मध्य प्रदेश सरकार का एक एक्ट है 2021 का, जिसके तहत अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो 60 दिन पहले, आपका मन बन रहा है करने से 60 दिन पहले ही आपको जो डीएम है आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको आपको बताना पड़ेगा, आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी था उस एक्ट के तहत। तो लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने इसको फ्रीज कर दिया था कि ये तो बहुत ही अजीब बात है, हम अपनी पर्सनल चॉइसेस क्यों डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से शेयर करेंगे, हमें जो करना हम करें, व्हाट नॉनसेंस इज दैट, ये हाई कोर्ट ने कहा था। तो इसीलिए उन्होंने इस डिसीजन को फ्रीज कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट मान तो गई है कि हम आपकी अपील सुन लेंगे मध्य प्रदेश सरकार की, लेकिन हम उनके हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे नहीं करेंगे। अभी वो फ्रीज किया है, करे रहने दीजिए, हम उसके अगेंस्ट अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपकी बातचीत भी सुन लेते हैं। अ बेंच लेड बाय जस्टिस एम.आर. शाह इशूड नोटिस बट रिफ्यूज टू ऑर्डर एन इंटरिम स्टे। ये चीज़ हमने देख लिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलीजियस कन्वर्जन और माइनॉरिटी और इन सब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको कहीं कहीं केसेस पता होने चाहिए जो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे दिस इज द केस 1977 का, ये जो केस है स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। आई एम नॉट इवन एबल टू प्रोनाउंस इट, बट नॉनदलेस ऑफ कोर्स आपको लिखना है तो आप याद कीजिए और छापिए इसे, ठीक है। तो क्या हुआ था इसमें, मिस्टर मेहता जो सरकार के एडवोकेट है, उन्होंने बोला कि देखिए जो 1977 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी बोला था कि आर्टिकल 25 जो है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें क्या होता है, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट योर रिलीजन, इसकी फ्रीडम है आपके। तो प्रोपेगेट जो वर्ड है, प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है कि आप अपने रिलीजन के बारे में हाईली बोल सकते हैं, यू कैन अप्रिशिएट योर रिलीजन, योर गॉड, आप उनके बारे में कि कितना ब्यूटीफुल है मेरा रिलीजन, यू कैन ऑफ कोर्स प्रोपेगेट दैट, यू कैन स्पीक हाईली ऑफ योर रिलीजन। पर प्रोपेगेट का मतलब उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को कन्वर्ट कर सकते हो अपने रिलीजन में, दैट इज नॉट अलाउड अंडर आर्टिकल 25, ओके। पर आप बस अपनी अपनी रिलीजन के बारे में, उसके क्या टेनेट्स हैं, क्या करना पड़ता है, कि हिंदुइज्म ये कहता है, इस्लाम ये कहता है, या क्रिश्चियनिटी ये कहती है, आप ये बोल सकते हैं, बता सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, पर यू कैन नॉट कन्वर्ट, ओके। The Constitution bench had held that there was no fundamental right to convert another person to one's own religion. ऐसा कोई fundamental right नहीं है। तो freedom of religion was not guaranteed in respect of one religion only, but okay. तो यही चीज़ याद दिलाते हुए उन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश का जो एक्ट है 2021 का, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई फंडामेंटल राइट थोड़े ना रिलीजन को कन्वर्ट करने का। और जितने भी रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं वो शादी की वजह से होते हैं। शादी जब आप दूसरे धर्म के इंसान से करते हैं तो फिर आप उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करवा लेते हैं। ये सारी बातें बोली हैं, लेट्स सी व्हाट कम्स अप at the end, okay. In call with King Charles, PM discusses G20 climate action. So this is of course a very rare event when our Prime Minister Narendra Modi has had a conversation with the High Majesty King Charles III, जो अपनी मदर के बाद जिन्होंने फाइनली अब जिनको थ्रोन मिला है, तो इनके साथ बातचीत करते हुए बेसिकली एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, जिसमें उन्होंने इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को डिस्कस किया है, डिजिटल पब्लिक गुड्स को डिस्कस किया है, ओके। मिस्टर मोदी एंड किंग चार्ल्स III हु इज एक्सपेक्टेड टू बी, ओके, तो मई 6 को इनकी कोरोनेशन होनी है किंग चार्ल्स III की। बहुत सारी चीज़ों पे, कॉमनवेल्थ नेशंस पे उन्होंने बात की है, और साथ ही में बेस्ट विशेस दी हैं मिस्टर मोदी ने उनके सक्सेसफुल रेन के लिए। अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के हैं उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं अबाउट क्लाइमेट एक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल ऑफ दैट। साथ ही में यहाँ पे लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ्ड हिज मैजेस्टी ऑन इंडियाज प्रायोरिटीज़। क्या G20 प्रेसिडेंसी की प्रायोरिटीज़ रहेंगी, लाइफ मिशन क्या है, जो हम 1000 बार पढ़ चुके हैं कम से कम। तो ये सारी चीज़ें हमने बातचीत की है। ओके, परमानेंट मेंबर्स नॉट इन हरी टू सी UN रिफॉर्म्स, जयशंकर। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा है कि देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि आप खुद सोच के देखिए, मिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आने वाले टाइम में वी आर सेट टू टेक ओवर चाइना, है ना। मतलब हम बिल्कुल कंफर्म है कि हम लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाले हैं संसार की। तो जिस कंट्री की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वही कंट्री को परमानेंट सीट नहीं मिली हुई UNSC पे, छोटे छोटे देशों को मिली हुई है, जिनकी इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं है, जिनके इतने लोग भी नहीं है। तो ये क्या बताता है कि UN क्या है, किस किस स्टेट में है UN, क्या UN एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है भी है, जो ये बार बार कहते हैं,
तो दिस स्पीक्स हाईली ऑफ द स्टेट ऑफ यूएन, है ना। तो ये इन्होंने बोला है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज स्लैम्ड द स्लो पेस ऑफ यूएन रिफॉर्म्स। जिस गति पे यूएन रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत चल रही है, कब से हम परमानेंट सीट की बातें कर रहे हैं, या फिर ये जो वीटो सिस्टम है ये बेकार है, लेकिन कोई कंसिडरेशन नहीं। जो बाइडन, द सो कॉल्ड लिबरल नेशन यूएसए एंड द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी, व्हाट जो बाइडन सेज दैट हम यूएन रिफॉर्म के लिए तैयार हैं, हम यूएनएससी की मेंबरशिप भी एक्सपैंड करने के लिए तैयार हैं, पर हम वीटो एक्सपैंड करने के लिए तैयार नहीं। एंड व्हाट नॉनसेंस इज दैट, ये चीज़ अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, ये मैं बहुत बार कहती हूँ कि किसने, मतलब भगवान ने दिया है 5 जो P5 नेशंस है, भगवान ने उनको दिया है कि ये सबसे स्मार्ट नेशंस हैं, सबसे इंटेलिजेंट नेशंस हैं। ये बताएंगे बाकी मूर्ख देशों को कि अच्छा ये आपके लिए भला है, ये होती है सिक्योरिटी, दिस इज हाउ यू शुड बी गोइंग अबाउट इट एंड ऑल ऑफ दैट। सो व्हाट, इस देश में भी, इस एरा में भी, जहाँ पे सब कुछ रिफॉर्म हो रहा है, जहाँ पे हर चीज़ LGBTQ राइट्स, एनिमल राइट्स, यू नो इन्वायरमेंटल राइट्स, ये सब कुछ के बारे में बात हो रही है, लेकिन इस बारे में क्यों नहीं बात हो रही? और क्या बात है ये कि सिर्फ 5 लोगों को वीटो पावर मिली हुई है? तो वही चीज़, वही एंग्विश है पूरे भारत का। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है, लेकिन इन्होंने बोला है कि हमें थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, हमें और भी लोग दिखते हैं, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका। इनको भी तो, पूरे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रखी है, यूएनएससी पे। तो हमें पता चलता है कि अब और भी लोग हैं जो इस रिफॉर्म को सपोर्ट करते हैं। तो जब तक ऐसी ऐसा एक हमें पता है कि इंटेंशन एग्जिस्ट करता है, वी आर वेरी होपफुल, कभी तो रिफॉर्म हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।